नाउ इन टूडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट सैंपल पेपर और इसका जो कोड रहेगा आपका वो क्या होगा 02 सैंपल पेपर 02 01 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड सैंपल पेपर है सैंपल पेपर सीरीज का आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर इज इफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पहले क्या बनाओगे पैरेललोग्राम बनाओगे। से दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम P, Q, R and S। अब आपको कहा जा रहा है वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम P, Q, R S टेकन इन ऑर्डर आर P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3, 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q -2, -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R -3, -2। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं x, y। ठीक है, चलो जी ऑप्शन में तो बाद में आते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल क्या होती है। जैसे कि एक डायगोनल इसमें क्या हो गया QS या SQ, दूसरा डायगोनल क्या हो गया PR, और ये मैंने ले लिया ये इंटरसेक्ट किस पर हो रहा है O पर। तो मुझे ये बताओ डायगोनल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम, इंटरसेक्ट ईच अदर या बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब आप एग्री करते हो जो OP है वो OR के इक्वल होगा और जो OQ है वो OS के इक्वल होगा। तो क्या आप एग्री करते हो कि O जो है वो PR का भी मिड पॉइंट है और O जो है आपका वो SQ का भी मिड पॉइंट है। तो आप क्या कहोगे एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर that is OP is equal to OR and OQ is equal to OS। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ which implies O is the midpoint of, भाई मैं कंप्लीटली आपको इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि ये फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स का। ठीक है, O is the midpoint of, O किस का मिड पॉइंट हुआ ऑफ डायगोनल PR एंड डायगोनल SQ। भाई OPR का भी मिड पॉइंट हुआ और SQ का भी हुआ। ठीक है, नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला coordinates of O with respect to diagonal PR क्या होगा x1 plus x2 that is 3 minus 3 divided by 2, कोई दिक्कत। y1 plus y2 क्या होगा 4 minus 2 by 2 which is equal to 0 और 2 by 2 1 आ गया। ठीक है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ O with respect to diagonal SQ again x1 plus x2 x minus 2 by 2 good, then y plus 3 by 2 y plus 3 by 2 होगा या नहीं होगा। अब ऐसा आपने क्यों लिखा, बिकॉज बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट किसके इक्वल होते हैं x1 प्लस x2 बाय 2 y1। तो ये पूरा लिखने के बाद आप ये रीजन भी स्पेसिफाई कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलो जी अब आप ये देखो ये भी कोऑर्डिनेट किसके हैं ओके और ये भी। अब एक पॉइंट के अलग कोऑर्डिनेट्स तो होंगे नहीं। इसको अगर मैं 1 ले लेता हूँ इसको 2 ले लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 what we will say
0,1 0,1 will be equal to x minus 2 by 2 y plus 3 by 2 y plus 3 by 2। तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ये इसके इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज x माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो x माइनस 2 अगर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 2। कोई डाउट? तो x की वैल्यू क्या होगी 2। और इसी तरह से y प्लस 3 बाई 2 ये किसके इक्वल होगा 1 के, तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 तो -1। फाइनल आंसर क्या हुआ, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स जो कि क्या था s, वो क्या होंगे 2, -1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कुछ हुआ? ठीक है, तो व्हाट विल बी द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, देखो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन सेकेंड वन इज 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको कहा जा रहा है अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो इनकंसिस्टेंट वाला केस कौन सा होता है, लाइन पैरेलल होती है, बोलते क्या है उसको, बोला क्या जाता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एज क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, आर इनकंसिस्टेंट, तो क्या होगा देयरफॉर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। हेयर अगर मैं आपसे पूछूं a1 क्या होगा तो आप क्या कहोगे 3, b1 क्या होगा 1। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहां भी कांस्टेंट इक्वल टू में है ना, तो यहां भी इक्वल टू में होना चाहिए जो है, या तो दोनों कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में, पर यहाँ दोनों एक ही साइड में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन में ध्यान देना है। c इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया a1, ये हो गया b1, तो c1 क्या हो गया आपका 1। x का कोएफिशिएंट तो ये क्या हो गया a2, दैट इज 2k माइनस 1, b2 k माइनस 1, c2 2k प्लस 1। कोई डाउट है तो बताओ, c2 क्या हो गया 2k प्लस 1। यहां तक क्लियर है कहानी? ठीक है, अब आप ये देखो a1 by a2, नाउ a1 by a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1। इसी तरह से b1 by b2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1। और इसी तरह से c1 by c2 क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। इसको अगर मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूं, नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटर्न एज, तो मैं इक्वेशन 3 को कैसे लिख सकता हूं, a1 by a2 की जगह 3 by 2k माइनस 1, b1 by b2 की जगह 1 by और नॉट इक्वल टू 1 by। अब क्वेश्चन में पूछा गया है k विल बी इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 इंटू के, सीधा लिखूं 3k, और 3 इंटू माइनस 1 -3, क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 1 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k क्या हो जाएगा k
-1 + 3, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। अब ऑप्शन चेक कर लो जी, क्या है डी, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल is fx is equal to px square minus 2x plus 3p। ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस एंड अल्फा प्लस बीटा। देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या होगा p, b क्या होगा -2 और c क्या होगा 3p। यहां तक एग्री करते हो? नाउ अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। तो आपने लिखा -b/a, तो माइनस और b की जगह क्या आ जाएगा -2 और a की जगह क्या आ जाएगा p। तो ये हो जाएगा 2/p। ये क्या हो जाएगा आपका 2/p। और फिर अल्फा बीटा c/a, तो c क्या हो जाएगा 3p, p ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये इसके इक्वल है, कहा जा रहा है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इट मीन्स 2/p इज इक्वल टू 3। तो 3p इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। अब चेक करो b पॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है क्वेश्चन? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज लेट p बी अ प्राइम नंबर, क्वालिटी इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर p इज। आपको कहा जा रहा है p क्या एक प्राइम नंबर है, p क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम मान लेते हैं लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन b क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p एज रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। p जो है प्राइम नंबर वो क्या है रूट्स हैं इक्वेशन नंबर 1 के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होंगे। एज p इज अ प्राइम नंबर देयरफॉर इसके फैक्टर्स क्या होंगे फिर भाई, एक प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं 1 और वो खुद। एक प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं 1 होता है और वो खुद होता है 1 एंड p। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज रूट्स आर 1 एंड p। जो फैक्टर्स हैं वही तो रूट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए रूट्स हो गए। और रूट्स का मतलब क्या हो गया कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1 और बीटा क्या हो गया p। यही होता है ना 2 रूट, एक अल्फा और एक बीटा। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे -b/a के इक्वल होता है। और अल्फा यहाँ पे क्या है 1 और बीटा क्या है p, और यहाँ पर हो गया -b/a हो गया। तो इसका मतलब इसको मैं ले सकता हूँ कि -b/a इज इक्वल टू 1 + p को p+1 लिख दो और अपॉन में 1 आ रहा है। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एंड अब मैं आपसे पूछूं अल्फा बीटा क्या होगा, तो c/a। अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा बीटा क्या होगा, तो आप क्या कहोगे c/a। तो अल्फा बीटा इसके हिसाब से क्या होगा 1 × p और इक्वल टू क्या होगा c/a। तो कैन आई से दैट c/a इज p × 1 p अपॉन में 1 ही लिखूंगा। अब क्या a की वैल्यू सेम है, बस मेन चीज तो ये देखो आप सेम है फ्रॉम 2 and 3। तो बाकी की वैल्यू आप सीधी निकाल सकते हो आप। तो फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -p+1,
और c इज इक्वल टू p, c इज इक्वल टू p, therefore required इक्वेशन इज, भैया a था ना, a की जगह 1, तो ये तो हो गया x स्क्वायर, b माइनस p प्लस 1 और x, c प्लस p इक्वल टू 0। अब ये ऑप्शन में है b पार्ट, तो ये हो गया आपका ऑप्शन b एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन इज लेट a and b be two positive integers such that, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है a और b तो पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट हियर a इज इक्वल टू व्हाट, p क्यूब q रेज टू पावर 4 एंड b इज इक्वल टू p स्क्वायर q रेज टू पावर 3। अब आपको कहा जा रहा है p और q क्या है, प्राइम नंबर है। अब आपको कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन HCF ऑफ व्हाट, a और b का जो HCF है वो है p रेज टू पावर m q रेज टू पावर n। पहले इतना समझो, देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, p रेज टू पावर 2 p रेज टू पावर 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p रेज टू पावर 2, मिनिमम तो यही कॉमन है दोनों में, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट फैक्टर तो यही कॉमन है। अगर p की बात करूं यही कॉमन ले सकता हूं, q रेज टू पावर 4 q रेज टू पावर 3, तो q रेज टू पावर 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वैल्यू यही कॉमन ले सकते हो आप यहां से q की टर्म्स में, इसको आप इससे इक्वेट कर दो। तो अगर आप इक्वेट करते हो और बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, m किसके इक्वल होगा, 2 के, और n किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहां से हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई, यहां से किसकी वैल्यू आ गई, m और n की, ठीक है। नाउ एलसीएम गिवन है आपको, एलसीएम ऑफ a एंड b, ये आपको गिवन है p रेज टू पावर r और q रेज टू पावर s, ये आपको गिवन है, राइट, p रेज टू पावर r और q रेज टू पावर s, ठीक है, ओके। अब एलसीएम होता है p रेज टू पावर 3 p रेज टू पावर 2, तो एलसीएम क्या होगा, p रेज टू पावर 3 और q रेज टू पावर क्या होगा, 4। एज पर क्वेश्चन तो ये होना चाहिए एलसीएम, मतलब इस वैल्यू के हिसाब से। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, p रेज टू पावर r, इसको ऐसे लिख लेते हैं, q रेज टू, इसको भी आप ऐसे लिख लो, q रेज टू पावर n। अब देखो बेस सेम है तो r क्या होगा, 3, वेरी गुड, और s क्या होगा, s इज इक्वल टू 4, तो m आ गया, n आ गया, r आ गया और s आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, m प्लस n और r प्लस s, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। नाउ m प्लस n r प्लस s, ये किसके इक्वल होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो m की जगह क्या आ जाएगा, 2, और n की जगह 3, r की जगह 3 और s की जगह 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 7, तो 7 5 जा 35 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऑप्शन क्या है आपका, सी, तो आंसर इज सी, इज इट क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल क्या है, PQR, तो आपने ले लिया PQR, तो ये हो गया PQ और R। फिर आपको ये कहा जा रहा है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इफ AM एंड PN आर ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे दो ऑल्टीट्यूड बना देते हैं, एक ऑल्टीट्यूड क्या है AM और दूसरा ऑल्टीट्यूड क्या है PN, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली, एंड AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों हो गए, देखो दूं, ठीक है, जाओ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर किसके इक्वल है, 4:9 के, और आपको फाइंड करना है AM और PN का रेशियो क्या होगा। AM और देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ, दोनों की पावर 2 है तो ऐसे लिख सकता हूं, और 4/9 को ले सकता हूं 2/3 रेज़ टू पावर 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो ए बी बाई पी क्यू क्या होना चाहिए, ए बी बाई पी क्यू, इट इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू इट इज इक्वल टू 2/3, इट इज इक्वल टू 2/3। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में कहा गया ना, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए बी बाई पी क्यू विच इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू शुड बी इक्वल टू ए एम बाई पी एन, है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड। भैया जो साइड इसकी वो साइड इसकी, जो साइड इसकी वो साइड इसकी, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। रीजन सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ए बी बाई पी क्यू क्या है आपका 2/3 अभी निकाला आपने, तो ए एम बाई पी एन। अब आपको इसका रेशियो फाइंड करना था, देयरफॉर ए एम रेशियो पी एन। अब ऑप्शन बताओ क्या है, दैट इज ऑप्शन डी। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज if x tan 60 degree, x tan 60 degree into cos 60 degree equal to sin 60 degree into cot 60 degree, cot 60 degree। तो x की वैल्यू क्या है, अब यहाँ तो सारा टेबल का खेल है। अब वो कितना आता है आपको, x तो भैया निकालना ही है, इसको तो छोड़ ही दो, भूल जाओ बेचारे को। tan 60 की वैल्यू होती है √3, cos 60 की 2/2। हो कब हुई दीदी है। sin 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है 1/2, तो cos 60 की वही होती है जो sin 30 की, वो एक साइन को बस याद रखो, जो sin 30 की वो cos 60 की, तो ये हो गया 1/2। अपनी नई वैल्यू मत जोड़ दो, जो है उतनी तो पकड़ लो, 3-4 अपनी और जोड़ देते हो। sin 60 हाँ ये होती है दीदी, अब पकड़ के बैठी हुई है दीदी, √3/2 कोई तो होगा। cot 60 1/√3। चलो यहाँ तो आपके लिए आसान हो गया, इसको संभालो, 2 से 2 भी हटा दें तो x की वैल्यू क्या 1/√3। 1/√3 ऑप्शन में है या एंगल में है, अच्छा tan 30, तो दिस इज tan 30। अब ये क्या है tan 30 इज ऑप्शन बी, tan 30 इज ऑप्शन बी, दिस इज द आंसर, tan 30 इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन है √2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन है √2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ, से इक्वेशन 1 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों, क्योंकि जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। टू फाइंड क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ध्यान से देखो, नाउ tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ साइन और कॉस ही गिवन है, कुछ ना कुछ तो यहीं से करना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया आपका एज इट इज, ठीक है। अब कॉस से तो कॉस उड़ गया, ये हो गया साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर देख के तो खुशी हो रही है क्योंकि साइन से साइन उड़ गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया भैया 1, ये क्या हो जाएगा 1। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, मतलब नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/sin थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है इसका अभी तक तो कोई यूज दिखाई नहीं दे रहा और ना ये आपको गिवन है। अब कुछ ना कुछ इसी में करना पड़ेगा आपको, तो हम क्या करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर बनेगा साइन थीटा प्लस होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और √2 का स्क्वायर क्या 2। अब ये हो गया 1, तो 1 और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 हो गया ना।
इस 1 को यहाँ ले जाओ, 2 माइनस 1 1 लिखूँ सीधा, तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना 1/2, और हम इसी को ढूंढ रहे थे ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन 2 है, नाउ इक्वेशन 2 इज, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, और ये जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2, तो ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है बताओ? बी। आप बस एक बार बोलो भाई, दो बी क्यों बोल रहे हो? कोई बी कोई सी, बी हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, और एक लाइन गिवन है डी। क्या गिवन है? डी। अब आपको कहा जा रहा है डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? हियर डी इज पैरेलल टू बी सी। चलो जी आगे चलते हैं। ए इज इक्वल टू ए, तो ये जो ए ई डिस्टेंस है वो कितना है आपका? ए यूनिट है, तो आपने लिखा ए। फिर आपको कहा जा रहा है ई सी इज इक्वल टू बी, तो ये जो ई सी डिस्टेंस है ये कितना है आपका? ये है बी। ये कितना है आपका? बी। अब डी एक्स के इक्वल है, डी किसके इक्वल है? एक्स के, ठीक है जी। और बी सी किसके इक्वल है? वाई के। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है और ये जो डिस्टेंस है वो वाई है। फिर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बताओ, आपने पढ़ा था, आपने देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या कहा जा रहा है? इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इसके पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल। तो अगर ये पैरेलल है तो पहले तो आप कहोगे ए डी बाई डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये रेशियो क्या होना चाहिए आपका? इक्वल, ठीक है। अब क्या मैं देखो नाउ इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, से एंगल 1। बोलो ए डी ई में भी एंगल 1 है और ए बी सी में भी एंगल 1 है, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा? भाई ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई is similar to triangle ABC, is similar to triangle ABC, ABC. Reason angle angle similarity, angle angle similarity. अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आप कहोगे ए विच इम्प्लाइज ए ई अपॉन ई सी, नहीं ए सी, यहां से क्या आएगा? ए सी। भैया इस ट्राइंगल का तो ए और इस पूरे ट्राइंगल का क्या होगा? ए सी। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? डी ई, और इस ट्राइंगल का बेस क्या है? बी सी। अब जब आप ए ई की बात करते हो, ए तो ये क्या हो गया? ए, और जब आप ए सी की बात करते हो तो ए प्लस बी, जब आप डी ई की बात करते हो तो एक्स, और जब इसकी बात करते हो तो वाई। अब ये ऑप्शन में है सी पार्ट, तो ये आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। मोटी मोटी बात, ठीक है। अच्छा पूरा मैच नहीं हो रहा क्या? हाँ तो पूरा मैच करवा देते हैं ना। एक्स की वैल्यू दी हुई है ना सी पार्ट में, तो देखो एक्स इसको इधर ले जाओ तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वाई अपॉन, अब हो गया, दैट इज ऑप्शन सी। वो तो थोड़ा बहुत अब आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है, समझ में आया? तो मोटी मोटी बात है, इसकी तो बेशक जरूरत भी नहीं है आपको, आप डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे,
समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, बस पैरेलल का रोल ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल नहीं हो तो आप कहते सर ये तो ट्रांसवर्सल कैसे होगी, फिर पैरेलल का रोल यहाँ पे ये था। समझ में आ गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, आपको कहा जा रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो आप एक ट्रेपीजियम ले लो। अब आपको क्या कहा जा रहा है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो ये हो गया आपका AD, क्या हो गया AD, तो A के साथ क्या हो गया B, B के बाद क्या हो गया C, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया D, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है AD इज पैरेलल टू BC, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, और आपको कहा जा रहा है AD जो है 4 सेंटीमीटर है, AD क्या है 4 सेंटीमीटर, तो डायगोनल AC, तो डायगोनल AC को जोड़ दो, डायगोनल AC एंड BD, तो डायगोनल BD को जोड़ दो। कहा जा रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, किस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, O पॉइंट पर, सच दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इक्वल टू 1/2, देन BC किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 1/2, देन BC किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं दो ट्राइंगल, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC की, हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। BC क्या होगा, देखो दो ट्राइंगल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, तो कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यस और नो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बस दो बहुत है प्रूव करने के लिए कि ये क्या होगा, सिमिलर होगा, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOC बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब देखो जी, अगर ऐसा है तो आपको क्या फाइंड करना है, BC, तो AD अपॉन BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड से ही होगी, AD अपॉन BC किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ पे AO अपॉन OC बोल सकता हूँ, AO अपॉन OC, यहाँ से AO और यहाँ से क्या हो जाएगा OC, इक्वल टू AO अपॉन OC। अब देखो AO अपॉन OC किसके इक्वल है, 1/2, तो AD अपॉन BC, AD कितना था आपका 4, BC आपको फाइंड करना है, और ये AO अपॉन OC बाय दिस इक्वेशन किसके इक्वल है, 1/2, बाय इक्वेशन 1, तो BC क्या होगा आपका 8, चेक करो, पार्ट C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये हम बना देते हैं एक सर्कल, दिस इज द सर्कल, और ये होगी दो टेंजेंट्स, ये होगी दो टेंजेंट्स, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हो गया PA और इसको ले लेते हैं PB, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इस पे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे इस पे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर, मानते हो ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब यहाँ से मैं एक लाइन, पहले तो देखो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये पूरा एंगल तो 60 है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम यहाँ से जो लाइन सेंटर को टच करते हैं, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो बेसिकली ये एंगल भी 30 हो गया और ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो देखो जी, मान लेते हैं लेट PA जो कि टेंजेंट है, और हमें पता टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है, और इसको क्या ले लेते हैं हम x, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो PA PB का इक्वल, और हमें पता नहीं तो हमने ले लिया x, ठीक है। अब देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ये देखो ये राइट ट्राइंगल है ना, PAO राइट एंगल है, तो इन ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ PAO की, किसकी बात कर रहा हूँ, PAO की। अगर मैं यहाँ से tan 30 की वैल्यू आपसे पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ से tan 30 की वैल्यू पूछता हूँ, tan 30 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, P, तो ये हो गया P हो गया आपका OA, और B आपका क्या होगा, PA होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस,
क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ओ ए जो है आपका वो 3 है और पी ए को आपने एक्स लिया जो आपको फाइंड भी करना, और 1030 की वैल्यू आपको पता ही होगी, बस यही पता है तुम्हें। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3। अब ऑप्शन बता दो कौन सी है, डी। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कहा जा रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो जी ये हो गया आपका स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, और इसके अंदर क्या है एक सर्कल है, ठीक है, ये स्क्वायर है और इसके अंदर क्या है सर्कल है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, ये क्या है इसके अंदर एक सर्कल। अब आपको कहा जा रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, इसकी जो साइड है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो गया सर्कल का सेंटर, और यहां से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी तो 6 ही होगी, जो ये जो डायमीटर है ये वैसे 2r है, तो इसको देख के तो ये लग रहा है कि भैया 2r 6 होना चाहिए, क्योंकि जितना ये उतना ये, तो रेडियस कितना होना चाहिए 3। बस अब तो 6-7 क्लास का क्वेश्चन बन गया। एरिया ऑफ सर्कल बता दो क्या होता है, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, नहीं डाली हुई, ठीक है दीदी नहीं डालेंगे, गलती हो गई। 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9 पाई से। अब बताओ क्या ऑप्शन है, डी। बस दीदी एक बार बोलो, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज। देखो भैया लेंथ हो गई l, ब्रेड्थ हो गया b, हाइट हो गया h। ये आपको गिवन है 6√3 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 6√3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ गिवन है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। तो आपको कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पहले मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, चलो उस पर बाद में आता हूँ। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है किसी को, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, जो फॉर्मूला लिस्ट है, अगर उस पर नहीं लिखवाया होगा जब हमने चैप्टर किया था तो वहां आप लिख लेना इसको। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और किसके इक्वल है 2√3, किसके इक्वल है 2√3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये तो भैया ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कितना आ गया आपका 12 आ गया, क्या आ गया 12। तो इसको ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर से, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 पर जाओ, इसका और इसका तो अभी कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, नाउ पहले इक्वेशन 1 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है l प्लस b प्लस h इक्वल टू क्या है 6√3। अगर मैं आपको कहता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस b प्लस h होल स्क्वायर, और उसका 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और √3 का स्क्वायर 3 होगा या नहीं होगा। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, बस यही फॉर्मूला तो मैं रटा हुआ है, 36 × 3 10। हाँ पता है दीदी, थैंक यू, ठीक है। अब देखो ये l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 12 के। मैं सोच रहा हूँ दीदी क्या पता है ऐसे ही कुछ कैंसिल हो जाए, क्यों 108 पे जाना है। अब आपको लगा सर को आता नहीं, लिख नहीं रहा, मैं बता दूं, ठीक है। तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कितना है आपका 12। तो इसकी जगह भैया मैं लिख देता हूँ 12 लिखूं, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 2 2, तो 2 कॉमन ले लिया, lb प्लस bh प्लस hl इक्वल टू, अभी भी नहीं लिखूंगा मैं 36 × 3, ठीक है।
अब देखो यहाँ से देख के लग रहा है कि भैया ये तो माइनस में जाएगा, ये तो किस में जाएगा, माइनस में। अब तो लिखना पड़ेगा, तो क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। अब 108 जैसे कि हमारी दीदी ने बताया, और ये हो गया 12। कितना हो गया 12। अब यही तो है टोटल सरफेस एरिया। तो 108 माइनस 2 6, 10 माइनस 1 9, और ये क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया जो होगा। अब एरिया तो स्क्वायर में लिखोगे, बताओ ऑप्शन सी पार्ट, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इज इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मीन्स क्वेश्चन में गिवन है मोड माइनस मीडियन। क्या गिवन है, मोड माइनस मीडियन। ये किसके इक्वल है 24। If the difference of mode and median of data is 24, then the difference of median and mean। चलो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से मीडियन किसके इक्वल होता है 3 टाइम्स मीडियन। तो नाउ बाय, पहले लिखोगे ऊपर, नाउ बाय एम्पिरिकल्स फॉर्मूला, बाय एम्पिरिकल्स फॉर्मूला। देखो याद कैसे रखना है, ME, तो यहाँ पे भी 2ME, दैट इज मीन ME, टोटल 3 है, यहाँ 2, एक और आएगा, वो क्या आएगा मोड, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है कि 2 मीन होता है 2 मोड। सिंपल सी ट्रिक होती है, ME के साथ ME आता है। टोटल 3 है, 2 + 1 होता है, टोटल क्या होता है 2 + 1। तो ये ऐसे हो गया कुछ, ये क्या हो गया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मोड दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ यहाँ से क्या मैं मोड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मोड की वैल्यू होगी 24 प्लस मीडियन, बल्कि आइडियली इसको इक्वेशन 1 यहाँ पे रखो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स मीडियन 2 मीन, मोड की जगह क्या आ जाएगा 24 प्लस मीडियन, और यहाँ पे क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन या फिर यूजिंग इक्वेशन 1। भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने इक्वेशन 1 को यूज किया है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें मीडियन और मीन का तो डिफरेंस ही है, राइट। तो देखो ये नाउ कैन आई राइट है 3 मीडियन माइनस मीडियन, कितना हो जाएगा 2 मीडियन, और माइनस 2 मीन माइनस 2 मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 24, विच इम्प्लाइज मीडियन माइनस मीन 24/2 12। बताओ ऑप्शन क्या है बी। तो दिस इज द आंसर। कुछ आया समझ में? मेन है ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आपका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। कैसे याद रखोगे, ME के साथ ME पर जाना है। 3 टाइम्स मीडियन 2 + 1 का कॉम्बिनेशन होता है, ये तो पता है 3 होता है, यहाँ भी 3 रहता है। तो 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील। क्या कहा जा रहा है आपको, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस क्या है 0.25 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर कितना है आपका 11 किलोमीटर। तो आपको कहा था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन एरिया, एरिया स्वेप्ट बाय व्हील, एरिया स्वेप्ट बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवो नहीं ये नहीं होता। टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 11 किलोमीटर। और देखो व्हील किस शेप में होगा, सर्कुलर शेप में होगा। तो सर्कल जो एक डिस्टेंस कवर करता है एक रिवोल्यूशन, वो सर्कमफ्रेंस होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या होगा सर्कल 2πr होता है। कितना होता है 2πr।
पहले तो देखो ये मीटर है किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करो तो क्या होगा 11 × 1000 और पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 0.25। तो डेसिमल रिमूव करोगे ऊपर 100 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? डेसिमल रिमूव करोगे ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 100 हो जाएगा। 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, तो ये 7 है, रेसिप्रोकेट होकर ऊपर जाएगा तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7 × 1000। तो राइट आंसर क्या आएगा 7000 रिवॉल्यूशन। आंसर चेक करो डी, राइट। So this is the final answer of this question. Next question is question number 16. Question is for the following distribution. देखो आपको एक टेबल गिवन है, आपको क्या गिवन है टेबल, जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्या गिवन है क्लास, क्लास में जो वैल्यूएशन है वो क्या है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट कॉलम में क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूएशन क्या है 10, देन 15, देन 12, 20 एंड 9। अब आपको ये कहा जा रहा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। ये आपसे पूछा जा रहा है कि मीडियन और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी, तो पहले मीडियन क्लास के लिए क्या करना होगा, हमें इसका सम करना होगा और साथ ही हमें क्या फाइंड करना होगा CF, साथ ही क्या फाइंड करना होगा CF। तो जब आप CF फाइंड करोगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 10, 10 + 15 25, 5 + 2 7, 2 + 1 3, 30 और 2 50, 50 + 7 57 और 9 और 7 कितना होता है 16, तो ये हो गया 66। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो n है विच इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कितना है आपका 66। मिडिल क्लास के लिए सबसे पहले क्या करना होता है n/2, तो आप n/2 फाइंड करोगे, n/2 क्या हो गया 66/2। अब मान लो कोई एक पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 33, तो बिना झुके वो किस गेट से ऊपर से नीचे आप देखो सबसे पहले घुस सकता है वो 37। अगर किसी पर्सन की जो हाइट है, पर्सन पे ध्यान ना दें कृपया, बहुत ही कमजोर आदमी है, ठीक है, फिर इतना समझे कि किसी पर्सन की हाइट मान लो 33 है, तो जब वो ऊपर से नीचे किसी गेट में घुसना चाहता है, एंटर करेगा बिना झुके, तो किस में करेगा सबसे पहले वो 37 वाले गेट में। किस में करेगा 37 वाले गेट में। 37 के सामने जो आपको क्लास दिखाई दे रही है वो क्या है 10 to 15, तो कहना ही सही दैट ये आपकी मीडियम क्लास होगी। तो अगर मैं यहाँ पे मीडियम क्लास की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मीडियम क्लास की, तो मीडियम क्लास क्या होगी 10 to 15, मीडियम क्लास क्या होगी 10 to 15। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है इस क्लास की 10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मॉडल क्लास फाइंड करना तो बहुत सिंपल होता है, क्या देखते हैं हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 20। तो अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है तो इसके सामने वाली ये जो क्लास है ये मॉडल क्लास है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉडल क्लास की बात करता हूँ विच इज एसोसिएटेड विद मोड, तो मॉडल क्लास क्या होगी 15 to 20, और इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या है, इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या है 15। अब आपको कहा जा रहा है मीडियम क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, इसका सम क्या होगा। तो जब आप इसका सम फाइंड करोगे तो 15 + 10 कितना होगा 25। बताओ कौन सा ऑप्शन है बी, दैट इज ऑप्शन बी। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन इज 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने जो अपनी रिवीजन सीरीज हमारी प्रोबैब की चल रही है वहां पे देखा था हमने क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब आपको क्या कहा जा रहा है 6 जो है आपने 2 डाइस को फेंका है, कितनी डाइस को 2 डाइस को, और आपको कह रहा है 6 कम एटलीस्ट 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 6 कम से कम एक बार आए। अब मुझे एक बात बताओ, 1 वाली सीरीज में 1 6 होगा तो भी आप फेवरेबल केस बनेगा, 2 वाली सीरीज में क्या होगा 2 6, 3 वाली सीरीज में 3 6, 4 वाली सीरीज में 4 6, 5 वाली सीरीज में 5 6, और फिर एक सीरीज आएगी 6 वाली जिसमें एक 6 तो रहेगा ही रहेगा, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5,
6 5 और 6 6। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो फेवरेबल केस कितने हो गए? 11। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये तो आपके आ गए 11, ये टोटल 11 है। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 डाइज वाले केस में कितने होते हैं? वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 डाइज वाले केस में क्या होते हैं? 36। तो कैन आई से दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कैन आई से दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 11/36 इज इक्वल टू 11/36। अब ऑप्शन बताओ। सी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इज इफ 5 10 बीटा इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है आपको? व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट 5 10 बीटा इज इक्वल टू 4। तो आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड 5 साइन बीटा, वी हैव टू फाइंड 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा। ये आपको फाइंड करना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, क्या मैं यहां से 10 बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 10 बीटा क्या हो जाएगा? 4/5। अब आप ये देखो, क्या मैं इसको 10 बीटा की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं? वेरी गुड। अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा साइन बीटा बाय कॉस बीटा माइनस क्या हो जाएगा? 2 कॉस बीटा बाय कॉस बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 साइन बीटा बाय कॉस बीटा प्लस क्या हो जाएगा? 2 कॉस बीटा बाय कॉस बीटा। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ठीक है। चलो जी, इसके बाद देखो, अब कॉस साइन बीटा बाय कॉस बीटा क्या होगा? 10 बीटा, 5 10 बीटा माइनस 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 10 बीटा प्लस में क्या हो जाएगा? 2। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 इंटू 10 बीटा की वैल्यू क्या? 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस में क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया? ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 10 बीटा, 10 बीटा की जगह फिर क्या हो जाएगा? 4/5 प्लस में क्या आ जाएगा? 2, प्लस में क्या आ जाएगा? 2। कैन आई से दैट 5 and 5 विल बी कैंसिल आउट? तो 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2। 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6। 2 1 जा 2। बताओ क्या ऑप्शन है? ए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कोई डाउट है तो बताओ। तो सबसे पहले क्या किया आपने? इसको सिंप्लीफाई किया और इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज किया और फिर उसकी वैल्यू को पुट किया। चलो मैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन क्वेश्चन है आपका। देखो असर्शन क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5 7 8 0। तो हम मान लेते हैं, लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी, लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इनका जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी, ये किसके इक्वल है? 5 7 8 0। फिर कहा जा रहा है जो HCF है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन HCF ऑफ ए एंड बी, ये कितना है? 17। और LCM ऑफ ए एंड बी, LCM ऑफ ए एंड बी, ये किसके इक्वल है आपका? इट इज इक्वल टू 340, इट इज इक्वल टू 340। तब आपको कहा जा रहा है कि क्या ये क्वेश्चन वेरीफाई हो रही है? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था दैट वी नो दैट HCF ऑफ A and B into LCM ऑफ A and B शुड बी इक्वल टू A क्रॉस B। अब ये वैल्यू 5780 है और ये वैल्यू आपकी 17 है, ये वैल्यू आपकी 340 है और ये वैल्यू क्या है? 5। अगर ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो गई तब तो असर्शन ट्रू है। मतलब ये जो भी वैल्यूज है वो ठीक है कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो LCM और HCF यही होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 340
ये हो गया 70, 7 0 था 0, 7 4 था 28, 7 3 था 21 और 2 23, देन 1 0 था 0, 1 4 था 4, 1 3 था 3, 0 8 7 5 आ रहा है। तो ये कितना हो गया 5780 और ये भी क्या है 5780। तो एसर्शन तो हमारा ट्रू है, एसर्शन हमारा क्या है ट्रू है। अब रीजन देख लेते हैं। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये भी बात सही है। HCF हमेशा जो फैक्टर होगा, क्योंकि एलसीएम जो HCF जो होता है एलसीएम का ही तो पार्ट होता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो क्या होना चाहिए आंसर बी क्या है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कि भैया दोनों ही ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, अगेन असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन इज देखो असर्शन है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, से दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है डी ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, और ये जो पॉइंट डी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,5, ठीक है। पॉइंट ई जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,-3। तो आपको कहा जा रहा है देन जो बी सी है, ये जो बी सी जो साइड है ये इसकी ये साइड किसके इक्वल होनी चाहिए 20 यूनिट्स के इक्वल, किसके इक्वल होनी चाहिए 20 यूनिट्स के लिए। अब बताओ कैसे करें, कैसे चेक करें। वेरी गुड, यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ ज्वाइन कर देता हूँ, तो मैं डी फाइंड कर सकता हूँ। तो डी क्या होगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डी क्या होगा x2 - x1, तो आप कहोगे -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। प्लस y2 - y1, तो आप कहोगे -3 - 5 होल स्क्वायर, इसमें कोई डाउट। -6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 36, और -8 का स्क्वायर करूंगा तो 64। ये आ गया √100 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट, विच इज इक्वल टू 10 यूनिट। अब देखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट वी हैव स्टडीड, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो DE है आपका इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब DE की वैल्यू आई है 10, हाफ ऑफ BC की वैल्यू क्या है 20, और देखो ये इक्वल आ रहा है। तो असर्शन की जहां तक बात है वो तो आपका क्या है ट्रू है, असर्शन की जहां तक बात है वो आपका क्या है ट्रू है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आते हैं हम रीजन पर। रीजन है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। एग्जैक्टली, ये तो इसका रीजन भी है, ये इसका रीजन भी है। तो रीजन भी आपका ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।